गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने लास्ट चैप्टर में जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था हमारे इस चैप्टर के दो टॉपिक। वो थे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सेशन एंड फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के और भी सब्जेक्ट 12th क्लास के, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड लाइक करिए एंड शेयर दिस चैनल. So thus, the Congress faced the challenges of political succession for the second time in 2 years. तो हमने देखा कि कांग्रेस को second time in 2 years challenge of political succession face करना पड़ा। पहले नेहरू जी की जब डेथ हो गई तब, और अब जब शास्त्री जी की डेथ हो गई तब। तो इट वॉज अ वेरी इंटेंस कॉम्पिटिशन। तो पिछली बार तो बहुत ही सिंपल था, सब लोगों को पसंद थे शास्त्री जी, कोई और कंपटीशन नहीं था, तो सब सोच रहे थे शास्त्री जी को बना दो। बट इस बार इतना इजी नहीं था पॉलिटिकल सक्सेशन। इस बार बहुत ही बड़ा कंपटीशन था, यहाँ पे एक इंटेंस कंपटीशन था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। जो मोरारजी देसाई थे वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बॉम्बे स्टेट के, जो आज महाराष्ट्र है और गुजरात है, महाराष्ट्र और गुजरात में बटा हुआ है। एंड ऑल्सो वो एक मिनिस्टर थे एट दी स्टेट। तो कंपटीशन, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कंपटीशन क्यों था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। तो आपको लिखना है कि मोरारजी देसाई जो थे वो क्या थे, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे बॉम्बे के एंड एक मिनिस्टर थे सेंटर पे। इंदिरा गांधी दी डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब इंदिरा गांधी क्यों एक कंपटीशन मानी जाती है, क्योंकि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी इन पास्ट एंड आल्सो एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इन शास्त्रीज कैबिनेट। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी वो पास्ट में, और जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्रीज कैबिनेट थी। ठीक है, इस टाइम जो सीनियर लीडर थे पार्टी के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंदिरा गांधी को जिताएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। बट वो डिसीजन यूनानिमस नहीं था। सीनियर लीडर चाहते थे कि इंदिरा गांधी बने, और पर कुछ लीडर चाहते थे कि मोरारजी देसाई बने। तो एक सीक्रेट बैलेट कंटेस्ट हुआ कांग्रेस एमपीज का। तो इंदिरा गांधी, उसके अंदर इंदिरा गांधी ने डिफीट किया मोरारजी देसाई को, सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपी। उस टाइम पे फिर इंदिरा गांधी को 2/3 से ज्यादा वोट मिले, 2/3 पार्टी के वोट मिले, इसलिए इंदिरा गांधी जीत गई और मोरारजी देसाई हार गए। हालांकि ये जो पावर का ट्रांजिशन था, देखो कंपटीशन बहुत इंटेंस था, बट जो पावर का ट्रांजिशन था वो बहुत ही पीसफुल था। किसी ने कोई लड़ाई नहीं करी, डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करी और इस कंपटीशन की रिस्पेक्ट करी। ठीक है, और एक मेचोरिटी दिखाई और इंडियन डेमोक्रेसी का सक्सेशन हो गया फ्रॉम शास्त्री जी टू इंदिरा गांधी। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इट टुक सम टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन व्हाइल इंदिरा गांधी हैड बीन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग। शी हैड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर देखें तो 1966 में इंदिरा गांधी हमारी क्या बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, एंड 1964 से लेके 1966 तक ही वो क्या थी, यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की। तो 2 साल का ही टाइम पीरियड था जिसमें वो यूनियन मिनिस्टर थी कैबिनेट की। तो वो पॉलिटिकली एक्टिव जो थी वो बहुत लंबे समय से थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी। ठीक है, बट बहुत ही लंबे समय में पॉलिटिकली एक्टिव थी। बट जो उन्होंने मिनिस्टर की जो सर्व किया, मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए किया था। ठीक है, the senior Congress leaders may have supported Indira Gandhi in the belief that the administrative and political inexperience would compel her to dependent on the support and guidance. तो जो पुराने लीडर्स थे, जो जो भी इनके लीडर्स थे, सीनियर कांग्रेस लीडर्स थे, वो इसलिए चाहते थे कि इंदिरा गांधी बने, क्योंकि उनको लगता था कि इंदिरा गांधी एक यंग लीडर है, तो वो क्या करेगी, इनसे सपोर्ट गाइडेंस मांगेगी, तो बेसिकली डिसीजन इनका होगा और इंदिरा गांधी इंप्लीमेंट करेगी। इनको ऐसा लगा था, इसलिए इन्होंने इंदिरा गांधी को जिताया था। Within a year of becoming prime minister, Indira Gandhi had to lead the party in the Lok Sabha election. एक साल के अंदर अंदर जो 1967 के लोकसभा इलेक्शन थे, एक ही साल हुआ था इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने हुए, और इसी के अंदर अंदर उनको अपनी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में रिप्रेजेंट करना था। Around this time, the economic situation in the country had further deteriorated, adding to the problem. Faced with difficulties, she set out gain control over the party and demonstrate her leadership skills. तो इस टाइम पे क्या हुआ कि
जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे तब कंट्री की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ गई, एंड स्टिल उसने थोड़ा सा कंट्रोल गेन करने की कोशिश की अपनी पार्टी के ऊपर, एंड अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई। ठीक है, अब हम फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात करेंगे जो 1967 में हुए थे। तो द ईयर 1967 is considered as the landmark year in India's political and electoral history. तो जो ईयर 1967 है वो कंसिडर किया जाता है लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री, क्योंकि आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट थी हर पॉलिटिकल इलेक्शंस में, हर पॉलिटिकल सक्सेशन में, बट 1952 के बाद से ही, बट इसके बाद थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाती है कंट्री की, एंड ये जो पिक्चर है कांग्रेस की डोमिनेंस की, ये चेंज हो जाती है इन इलेक्शंस के बाद। देखते हैं कैसे। कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन की बात करें, इसका मतलब होता है बेटा बैकग्राउंड ऑफ इलेक्शन क्या था, कि इलेक्शन जब चल रहे थे तो क्या हो रहा था कंट्री के अंदर, कैसी सिचुएशन थी। इन द इयर्स लीडिंग अप टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन द कंट्रीज विटनेस मेजर चेंजेस। देखो, जब फोर्थ जनरल इलेक्शंस हुए तब कंट्री ने बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखे, हमने भी देखा, दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो चुकी थी, दो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे, हु वाज बीइंग सीन एज द पॉलिटिकल नोवॉइस। और जो अब हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर था, जो इंदिरा गांधी थी, वो तो एक पॉलिटिकल नोवॉइस थी, पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा नई थी, और उनको ऑफिस में आए हुए 1 साल से कम ही हुआ था। तो वो किस बेसिस पे लोग उनको डिसाइड करें कि हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, क्योंकि अभी तक इन्होंने इनका काम ही नहीं देखा, एक ही तो साल हुआ था। You will recall from the discussion in chapter 3 and in previous section of this chapter that period was fraught with grave economic crisis resulting from successive failure of monsoon, widespread drought, decline in agricultural production, serious food shortage. तो अब ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना, ये बताते हैं कि उस टाइम पे क्या चल रहा था। चैप्टर 3 में भी और इस चैप्टर के प्रीवियस में भी हमने पढ़ा है पहले ही कि क्या क्या चीजें चल रही थी। तो बेटा बारिश हुई नहीं थी, अकाल पड़ गया था, ठीक है, फेलियर ऑफ मानसून, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया था, फूड शॉर्टेज हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था, ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, and combined with sharp rise of military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस की प्रॉब्लम बताओ, उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारी कंट्री में, तो आप बहुत आराम से आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो डिक्लाइन इन, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए थे। ठीक है, जहां पे दो वॉर हमने देखे, 1962 में इंडो चाइना, 1965 में इंडो पाक, तो उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया था। ठीक है, एंड इकोनॉमिक की प्लानिंग नहीं थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था अच्छे से। तो इंदिरा गांधी ने ये सारी प्रॉब्लम देख के पहला डिसीजन लिया कि उन्होंने डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी कर दी। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इंडियन रुपी की वैल्यू इन्होंने कम कर दी। पहले इंडियन रुपी की वैल्यू एक यूएस डॉलर पहले 5 रुपए के बराबर था, और इंदिरा गांधी के आने के बाद वो 7 रुपए के बराबर हो गया, उन्होंने इंडियन रुपी की वैल्यू कम कर दी। ठीक है, द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। अब ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो खराब हुई थी उसने किस चीज को ट्रिगर किया, प्राइस राइज को ट्रिगर किया, यानी कि जो बेसिक चीज है उनका प्राइस राइज हो गया। People started protesting against the increase in price of essential commodities, food scarcity, growing unemployment, and the overall economic condition in the country. तो लोगों ने क्या किया, जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसने प्राइस राइज को लीड किया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, भाई पहले ही अकाल है, पहले ही बारिश नहीं आ रही, पहले ही फूड शॉर्टेज है, एंड नाउ आपने प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया प्राइस इंक्रीज के खिलाफ। जो भी एसेंशियल कॉमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज है, फूड स्कार्सिटी के अलावा खिलाफ, और अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है कंट्री की, इसके अलावा तो बंद्स और हड़ताल्स किए, बंद्स और हड़ताल्स और ऑल्सो प्रोटेस्ट्स, ठीक है, वर कॉल्ड फ्रिक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने गलती कर दी कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट थे उनको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोला, ना कि, मतलब उन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खुद की गलती नहीं मानी, उन्होंने बोला कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दिस फर्दर इंक्रीज पब्लिक बिटरनेस एंड री इन्फोर्स पॉपुलर अनरेस्ट। अब इसके बाद और भी लोगों को बुरा लगा कि देखो ये हमारी प्रॉब्लम ही नहीं समझ पा रहे, तो पब्लिक की मतलब पब्लिक के दिल में इनके लिए बिटरनेस हो गई, कड़वाहट बढ़ गई। ठीक है, और भी ज्यादा क्या हो गए, अनरेस्ट हो गए, और भी ज्यादा बंस एंड प्रोटेस्ट होने लगे।
जो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्टिक पार्टी है लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। तो अब जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो क्यों पीछे रहेंगी, तो कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्टिक पार्टीज है उन्होंने भी स्ट्रगल्स लॉन्च किए ग्रेटर इक्वालिटी के लिए। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये भी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एक पार्टी जो अलग हुई थी वो थी मार्क्स। देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को मार्क्सिस्ट बोलते हैं और उनसे जो अलग हुई थी वो थी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट। ठीक है, इन दोनों ने ही स्ट्रगल लीड किए, एजिटेशंस लीड किए इस चीज के लिए। एंड यही वो टाइम था बेटा, जब 4th जनरल इलेक्शन का जो टाइम था, यही वो टाइम था जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू मुस्लिम के बहुत ही ज्यादा बड़े रायट्स देखे। सबसे बड़े रायट्स इसी टाइम पे देखे थे, लड़ाइयां हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे बड़े और गंदे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसी टाइम में उन्होंने देखे थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन कांग्रेसिज्म। तो ये जो सिचुएशन थी ये अपोजिशन पार्टी के लिए एक फोर फ्रंट था, एक चांस था कि ठीक है अब कांग्रेस को कोई भी नहीं पसंद कर रहा है तो हमारे लिए एक चांस है कि हम आगे फोर फ्रंट पे जाए और शायद हम कुछ अपना सिक्का जमा सकते हैं। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टीज वर इन द forefront of organizing public protest and pressurizing the government. Parties opposed to the Congress realized that the division of their vote kept the Congress in power. तो जब पार्टीज एक साथ आई, जब सारी अपोजिशन पार्टीज ने सोचा कि हम कांग्रेस को कैसे रोके, तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमारे जो वोट के जो डिवीजन है वो जिताते हैं कांग्रेस को। जैसे कि ए और बी और सी है। ठीक है, अब ए 2 वोट देता है अपने लीडर को और बी 3 वोट देता है अपने लीडर को, एंड कांग्रेस को 4 वोट मिलते हैं, तो कांग्रेस जीत गई ना, बिकॉज ऑफ डिविजन ऑफ वोट्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, तो पार्टीज ने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, अपने वोट मिला लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लोगों के भले का तो कोई आइडियोलॉजी थी नहीं, सिर्फ कांग्रेस को हराने की एंटी कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी सभी के पास। तो thus parties that were entirely different, desperate in their programs and ideologies got together from anti-Congress। तो अब सबने सोचा, मतलब ऐसी ऐसी पार्टीज जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, जो एक कम्युनिस्ट थी एक सोशलिस्टिक थी, वो दोनों एक साथ मिल गई जस्ट बिकॉज कांग्रेस को हराने के लिए। Some states had entered into electoral adjustment of sharing seats in others. कुछ states में political parties ने seats को share कर लिया। They felt that in an inexperience of Indira Gandhi and internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. Topple का मतलब होता है बेटा लांग देना, गिरा देना। तो अब इन्होंने सोचा कि एक तो देखो चलो ठीक है बाहर से हम एक साथ हो जाते हैं सारी की सारी पार्टीज, दूसरा कांग्रेस के अंदर ही जो फैक्शनलिज्म है, जो यंग लीडर है वो कुछ और चाहते हैं, जो सीनियर लीडर्स है वो कुछ और चाहते हैं, ये भी हमको एक अच्छा मौका दे सकता है, अच्छा चांस दे सकता है कांग्रेस को गिराने का। जो सोशलिस्टिक लीडर थे राम मनोहर लोहिया, ये क्वेश्चन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन कांग्रेसिज्म वर्ड किसने दिया था, स्ट्रैटेजी किसने दी थी, राम मनोहर लोहिया ने दी थी जो एक सोशलिस्ट लीडर थे। ठीक है, अब इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट भी दिया अपने डिफेंस पे कि मैंने ऐसे ही कोई नॉन कांग्रेसिज्म स्ट्रैटेजी नहीं दे दी, मेरे लिए इसके पास रीजन भी है, क्योंकि कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है एंड वो अपोज करता है इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल। therefore coming together of the non congress parties was necessary for reclaiming the democracy of people। तो इन्होंने रीजन ये दिया कि कांग्रेस बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिकली काम करती है और पुअर पीपल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, और उस चीज को वापस लाने के लिए, डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉन कांग्रेसिज्म को जारी रखना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलेक्टोरल वर्डिक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करो, और जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। थैंक यू।